नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन में इसकी चट्टानों की बात की है। चट्टानों की संरचना कैसे हुई, उनका वर्गीकरण बतलाया गया और आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में बात की गई। अब हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट टू में चट्टान पार्ट टू में हम आग्नेय शैलों का वर्गीकरण समझाने का प्रयास करेंगे। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट तथा आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर आग्नेय शैलों को चार तरह से विभाजित किया जा सकता है। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका विभाजन तीन प्रकार से किया गया है: उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, कणों के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार इन्हें दो भागों में विभाजित किया है: आंतरिक आग्नेय शैलें और बाह्य आग्नेय शैलें। आंतरिक आग्नेय शैलों में पातालीय आग्नेय शैलें और मध्यवर्ती आग्नेय शैलें। बाह्य आग्नेय शैलों में विस्फोटक प्रकार की आग्नेय शैलें और शांत प्रकार की आग्नेय शैलें। ये इनका एक विभाजन है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा विभाजन का जो आधार है कणों की बनावट के आधार पर है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है: एक बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें और दूसरी है महीन कणों वाली आग्नेय शैलें, जिसमें बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें हैं, बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें, सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शैलें, बिना कणों वाली आग्नेय शैलें और मिश्रित कणों वाली आग्नेय शैलें। तीसरा जो विभाजन है वह है रासायनिक संरचना के आधार पर। आग्नेय चट्टानों में अम्ल प्रधान आग्नेय शैलें हैं और दूसरी बेसिक आग्नेय शैलें हैं। इस प्रकार से ये रासायनिक आधार पर दो प्रकार से विद्यार्थियों इसका विभाजन किया गया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण किया है हम उसकी विस्तार से चर्चा करें तो मुख्य रूप से अंतर्जात आग्नेय शैलें हैं, जिसके अंतर्गत इसको पातालीय अंतर्जात तथा मध्यवर्ती अंतर्जात दो भागों में इसको विभक्त किया गया है। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होता है तो धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसके निर्मित होने वाले स्थानों के धरातल से गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ आंतरिक चट्टानें काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं। इस प्रकार स्थिति के विचार से अंतर्जात आग्नेय शैलों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: पातालीय अंतर्जात और मध्यवर्ती अंतर्जात। पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैलें, इन शैलों की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव, ठोस होना अधिक गहराई में होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। इन पातालीय शैलों का नाम प्लूटो के नाम पर किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पातालीय देवता। दूसरा जो विभाजन है विद्यार्थी वो है मध्यवर्ती अंतर्जातीय आग्नेय शैलें। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नलियों में ही जमा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती हैं कि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है।
अपर्दन के बाद ये चट्टानें धरातल पर हमारे सामने विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। इनके प्रमुख जो दृश्य देखने को मिलते हैं तो उनमें बैथोलिथ है, फैकोलिथ है, लोपोलिथ है, ड्राइक है और सील है। ये इसके रूप हैं। बैथोलिथ की हम बात करें तो बैथोलिथ लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे काफ़ी खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी दिखाई नहीं देता है। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान तथा उबड़ खाबड़ होता है, खासकर बैथोलिथ पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। रांची का पठार बैथोलिथ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा जो प्रकार है मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का, वो है विद्यार्थियों लोकोलिथ के नाम से जाना जाता है। लोकोलिथ मेगमा निर्मित एक वृहद आकार होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाया जाता है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुंबदाकार रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस तथा लावा भर जाता है, जिस कारण बैथोलिथ का निर्माण होता है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें अनेक आकार इसके देखने को मिलते हैं लेकोलिथ के। तीसरा जो दृश्य दिखाई देता है वो है फैकोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में मेग्मे का जमाव हो जाता है और इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। यानी अपनति और अभिनति में जो लावे का जमाव होता है उसके कारण से बनी आकृति को फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छिछली बेसिन। जब लावे का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकृति का निर्माण होता है और इस तस्तरी नुमा आकृति को लोपोलिथ कहते हैं। सील परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होती हैं। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों की परतों के बीच हो जाता है। सील की स्थिति प्राय मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर होती है। जब इस प्रकार की मोटाई अधिक होती है तो सील कहते हैं, परंतु पतली सील को सीट के नाम से जाना जाता है। यानी परतों के समानांतर जब लावे का जमाव अंदर दरारों में होता है तो वह सील के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी एक इस्तेलाह करती है डाइक, प्राय सील की तरह होती है, परंतु यह अपेक्षाकृत लंबी तथा पतली होती है। डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैल का आंतरिक रूप होती है। मोटाई में डाइक कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है, परंतु उसकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पाई जाती है। आग्नेय शैल अपने समीपवर्ती शैल से ज़्यादा कठोर होती है तथा अपर्दन का प्रभाव उन पर कम पड़ता है। बाह्य ये जो चर्चा की वो हमने पातालीय आग्नेय शैलों की चर्चा की, मध्यवर्ती शैलों की चर्चा की। अब हम बाह्य आग्नेय शैल की बात करेंगे। जब तरल एवं तप्त मेग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो इस प्रकार निर्मित शैल को विद्यार्थियों बाह्य आग्नेय शैल कहा जाता है। प्राय ज्वालामुखी के
धरातलीय उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है और इस प्रकार से निर्मित शैलों को ज्वालामुखी शैल भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की हैं, विस्फोटक उद्गार से निर्मित और दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं। बाद में उनका जमाव सतह पर होता है। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। उनसे छोटे भाग लेपिली के नाम से तथा बहुत महीन कण ज्वालामुखी धूल कहे जाते हैं। जब बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो इसे टफ कहते हैं। बड़े तथा छोटे कणों के मिश्रित भाग को ब्रेसिया या आग्लोमेरेंट सेल कहते हैं। शांत उद्गार से निर्मित, जब छोटे छोटे सुराखों में मेग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैलता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। यह शांत उद्गार से निर्मित भाग हैं जिसमें धरातल के ऊपर एक पठार का निर्माण होता है। तो ये आग्नेय शैलों के बाह्य उदाहरण यहाँ पे समझाए गए हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर यही। धन्यवाद दोस्तों।